हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th पर जो हम लोगों का लेक्चर होगा वो हमारा प्यूरीन पर होगा। हम लोग प्रिमिडीन को पूरा पढ़ चुके हैं, है ना। प्रिमिडीन को पूर्णतः पढ़ चुके हैं, है ना। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो प्यूरीन पर होगा। किस पर होगा? प्यूरीन पर होगा। तो प्रिमिडीन में क्या क्या आता है पहले समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे की कहानी शुरू करते हैं। प्रिमिडीन में प्यूरीन बात नहीं कर रहा हूं, जिसको हम पढ़ चुके उसकी बात कर रहा हूं। तो किसको पढ़ चुके? प्रिमिडीन को। तो इसमें क्या क्या आता है? साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है और थाइमिन आता है। साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है और थाइमिन आता है। ये सभी प्रिमिडीन होते हैं। क्या किसमें आते हैं? प्रिमिडीन क्षारक में आते हैं। अब जो हमारे दो शेष बचते हैं, कौन कौन शेष बचते हैं? शेष बचते हैं एडेनिन और गुआनिन, जिनको हम आज पढ़ेंगे। ये किस में आते हैं? ये हमारे आते हैं प्यूरीन में, है ना। किस में आते हैं? प्यूरीन में आते कि नहीं आते? आज हम लोग इन्हीं को पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजनी क्षारक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लोग समझ चुके थे, प्रिमिडीन और प्यूरीन। प्यूरीन में क्या आता है? एडेनिन और गुआनिन। और प्रिमिडीन में क्या आता है? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो आज जो लोग टॉपिक होने वाला है वो किस पर होने वाला है? प्यूरीन पर। तो प्यूरीन में दो चीजें होती हैं, एडेनिन और गुआनिन। तो इन पर बात करेंगे, एडेनिन और गुआनिन। अब प्रश्न आता है कि एडेनिन और गुआनिन जो हैं, हाँ, प्यूरीन पढ़ने के बाद हम लोगों को नाइट्रोजन क्षार समाप्त हो जाएगा। एडेनिन और गुआनिन हैं, इनकी नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है। इनकी मैं नंबरिंग कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9 नंबरिंग हो जाएगी, आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। इसमें भी करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। यहां पे हम नंबरिंग कर रहे हैं। तो अब नंबरिंग होगी, समझ में आएगा। देखो क्या है, अब यहां पे देखो, बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पे जो हमारा ये एडेनिन है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मैंने कहा था एडेनिन को ए से दर्शाते हैं, गुआनिन को जी से दर्शाते हैं, साइटोसिन को सी से दर्शाते हैं, थाइमिन को टी से दर्शाते हैं, यूरेसिल को यू से दर्शाते हैं। तो हम इसको ए से दर्शा रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? एडेनिन की बात करते हैं। एडेनिन 6 एमिनो प्यूरीन होता है। क्या होता है? 6 एमिनो प्यूरीन होता है। ये पहला बिंदु आपको याद रखना है। कैसा होता है? 6 एमिनो प्यूरीन। एडेनिन जो है 6 एमिनो प्यूरीन होता है ना। देखो ये बड़ा अच्छा, देखो एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक शब्द को समझते हुए पढ़िए, है ना। क्या होता है? 6 एमिनो प्यूरीन होता है। इसमें जो नाइट्रोजन होता है, क्या होता है? नाइट्रोजन, है ना। तो कहां कहां होता है नाइट्रोजन? एक तो ये नंबर 1 पर होता है, दिख रहा होगा, है ना। फिर नंबर 3 पर होता है ना। और फिर नंबर आपके 7 पर होता है और 9 पर होता है। नोट डाउन कर लेते हैं। नाइट्रोजन किस पर होगा? नंबर 1 लिख दिया, नंबर 3, है ना। फिर इसके बाद देखो मैं बता रहा हूं, ठीक है, 7 और फिर इसके बाद 9। तो कहां कहां होता है? 1 3 7 और
9। यहां पर आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखो इसमें ये जो आपका एडेनिन है, ये एक बहुत अच्छी बात, कल हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि ये द्विवलय संरचना है। कैसी है? कल एक वलय की बात की थी। एक वलय किसमें आएगा? एक वलय आपका आएगा जितने भी पिरिमिडीन है उसमें क्या क्या आता है? थाइमिन आता है, साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है। ये सब एक वलय युक्त संरचना दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? एक वलय युक्त संरचना दर्शाते हैं। और ये क्या वलय युक्त संरचना? फिर दो वलय लिख लो यहां पर, दो वलय युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? दो वलय युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? दो वलय युक्त होते हैं, है ना? ये हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं गुआनिन पर। किस पर बात करते हैं? गुआनिन पर। ये क्या होता है? ये होता है आपका 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। क्या होता है? 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन होता है। 6 ऑक्सो प्यूरिन होता है ना। आप कहोगे सर ये 6 ऑक्सो प्यूरिन क्यों लिखा गया है? देखो 6 ऑक्सो प्यूरिन इसलिए लिखा गया है क्योंकि 6वें स्थान पर, यहां पर देखिए आप, यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाँ, ये अंतर है, ध्यान रखना। एडेनिन में आपको 6वें स्थान पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं मिलेगा, और जबकि गुआनिन में आपको 6वें स्थान पर ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। इसलिए 6 ऑक्सो प्यूरिन कहा गया। क्या कहा गया? 6 ऑक्सो प्यूरिन। दूसरा बिंदु, इसमें भी नाइट्रोजन कहां कहां है? तो नंबर 1 ये नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, है ना। फिर इसके बाद नंबर 3 ये दिख रहा है आपको नाइट्रोजन, है ना। यहां तो है नहीं, यहां भी नहीं है, यहां है। तो एक आपको 7 पर दिख रहा है ना, 8 पर है नहीं, और एक आपको 9 पर दिख रहा है। तो नाइट्रोजन कहां कहां है? मैं इसको ऐसा कर देता हूं, है ना। तो नाइट्रोजन कहां कहां है? 1, 3, 7 और 9। 1, 3, 7 और 9, है ना। ये ऑक्सीजन के लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहां पे स्टार बना देता हूं, ठीक। कहां कहां आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा? नंबर 1, नंबर 3, नंबर 7 और नंबर 9 पर आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, ठीक है। स्थान पर नाइट्रोजन पाया जाता है ना। अब दूसरी बात क्या है? ये भी द्विवलय संरचना है। कैसी संरचना है? द्विवलय संरचना है ना, है ना। ये भी आपको रखना है, दो वलय संरचना होती है। लगभग सब समानता है, कोई भी जरा सा अंतर है, उसी को याद रखना, ठीक है। दो वलय युक्त संरचना, दो वलय युक्त संरचना पाई जाती है। कैसे होती है? दो वलय युक्त संरचना पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज जो हम लोगों ने समझा आपको बस यही याद रखना है, ठीक है। तो गुआनिन और एडेनिन क्या है? प्यूरिन है। क्या है? प्यूरिन है ना। और पिरिमिडीन क्या क्या है? पिरिमिडीन है आपके साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये क्या है? तो फिर क्या है? एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन को भी पढ़ लिया, गुआनिन को भी पढ़ लिया, साइटोसिन को भी पढ़ लिया हम लोगों ने, थाइमिन को भी पढ़ लिया, यूरेसिल को भी पढ़ लिया, है ना। प्यूरिन इसमें क्या क्या है? एडेनिन है और गुआनिन है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग इन दोनों को यानी प्यूरिन और पिरिमिडीन को एक साथ याद रखने के लिए इन दोनों में अंतर नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैं नोट डाउन करता हूं। चलिए
आप देखते हैं इसमें क्या अंतर है। पैरिमिडीन में क्या क्या आता है, इसमें 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, है ना। इसकी जो संरचना होती है 6 कार्बन परमाणु युक्त संरचना होती है। हम लोगों ने एक एक को अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। आप पिछले लेक्चरों में देखना, आपको पूरा विवरण देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें 9 कार्बन युक्त परमाणु होते हैं ना, 9 कार्बन परमाणु युक्त संरचना होती है ना। ये एक रिंग युक्त, याद रखना। इसको मैंने पिछले लेक्चर में वलय शब्द का प्रयोग किया है, तो उसमें डाउट होने की कोई आपको चिंता नहीं है। वलय भी हो सकता है और रिंग भी हो सकता है। देखो मैंने कई बार कहा है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के पढ़ना होगा। वैसे मैं पूरी 100% हिंदी ही बोल रहा हूं, है ना, लेकिन जरूरी है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके बाद ये 2 रिंग युक्त संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, 2 रिंग युक्त संरचना होती है ना। इसमें नाइट्रोजन नंबर 1 और नंबर 3 पर होता है। नाइट्रोजन कहां होता है, नंबर 1 और नंबर 3 पर। और इसमें कहां होता है, अभी देखा हम लोगों ने 1 3 7 व 9 नंबर पर बनाया है ना, 1 3 7 और 9। इसमें थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन सॉरी, इसमें क्या क्या आते हैं, थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन को शामिल किया था। और इसमें यानी प्यूरिन में आपको एडेनिन और गुआनिन देखने को मिलेगा। ये आपको एक साथ मैंने अंतर भी बता दिए, आपको ये अंतर भी पता होना चाहिए। एक एक शब्द को समझते हुए पढ़िए। आज से हम लोगों का नाइट्रोजनी क्षारक समाप्त हो गए, है ना। अब हम लोग क्या, अब हम लोग शर्करा को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, शर्करा को पढ़ेंगे। चलो नोट डाउन करते हैं यहां पे। चलिए क्या पढ़ेंगे, पेंटोज शुगर, है ना, पेंटोज शुगर। आप पहले इस अर्थ को समझते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो आप लोगों ने बड़ा एक, आप लोग मेडिकल से जुड़े हुए हो या हर व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति, उससे यदि आप ग्लूकोज की चर्चा करो तो जानता होगा, हर व्यक्ति ग्लूकोज को जानता है। तो ग्लूकोज जो है वो हेक्सो शुगर है। कैसा है, हेक्सो शुगर। तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है वो हेक्सो शुगर होता है। होता कि नहीं होता। अब जब ये हेक्सो शुगर है, ग्लूकोज जब हेक्सो शुगर है तो इसमें, और इसका फार्मूला क्या है, बड़ा सीधा फार्मूला है ग्लूकोज का, C6H12O6, है कि नहीं है। ग्लूकोज का फार्मूला यही तो है, C6H12O6, है। देखो एक चीज दिमाग पर रख दो, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, समझना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में पाया जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता। जितने भी मतलब कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में होता है। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र देखो क्या है, C6H12O6, है ना। तो देख लेते 1:2:1 है कि नहीं है, हेक्सो शुगर हुई। लेकिन जो डीएनए और आरएनए में उपयोग होने वाली शुगर है, जो शर्करा है, वो 5 कार्बन वाली है, और 5 ग्लूकोज की 6 कार्बन वाली है, तो हेक्सो बोल दिया। और जब ये 5 कार्बन वाली होगी तो पेंटोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेंटोज बोलेंगे। ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त होता है तो इसे हेक्सो बोलते हैं, और जो है डीएनए आरएनए में शर्करा प्रयोग होती है वो 5 कार्बन वाली होती है, तो इसे हम पेंटोज बोलते पेंटोज की नहीं बोलते। तो अब इसका सूत्र क्या बनेगा, देखो जब ये पेंटोज शुगर है तो पेंटोज शुगर में क्या होगा, लिख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं, ये हमको पता है 1:2:1 में होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। कार्बोहाइड्रेट है, 1:2:1 होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर ऑक्सीजन, कार्बन कितना हो जाएगा 5,
हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 5, तो क्या होगा C5H10O5 है ना, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पेंटोस शुगर का सूत्र हो गया, ये आपको याद रखना है ना। अब प्रश्न आता है कि हम लोग यहां पर दो न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे हैं, डीएनए और आरएनए। किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए और आरएनए, दो की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? डीएनए और आरएनए। तो पेंटोस शुगर दो प्रकार की होती है, डीएनए की है तो डीऑक्सीराइबोज होगी और आरएनए की है तो राइबोज होगी, किंतु दोनों पेंटोज होगी। कैसी होगी? पेंटोज होगी, 5 कार्बन वाली होगी, है ना। 5 कार्बन होंगे तो सूत्र बनेगा C5H10O5। ठीक है, आपको ये याद रखना। चलो कुछ बिंदु यहां पे नोट डाउन करता हूं। चलिए आप समझते हैं पेंटोस शुगर क्या है। देखो पेंटोस शुगर मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? दो प्रकार की होती है। एक वो जो डीएनए में प्रयोग होती है उसे हम डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं, है ना। एक वो जो आरएनए में प्रयोग होती है उसे राइबोज बोलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, पेंटोस शुगर मुख्यतः दो प्रकार की होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये किसमें प्रयोग होगी? ये आपकी प्रयोग होगी डीएनए में। किसमें प्रयोग होती है? डीएनए प्रयोग होती है। दूसरी है राइबोज शुगर, ये किसमें प्रयोग होती है? ये आपकी आरएनए प्रयोग होती कि नहीं होती, है ना। दोनों 5 कार्बन शर्करा है कि नहीं है? अब देखो कहोगे सर ठीक है, लेकिन संरचना क्या है उसको समझ लेते हैं। ये रही आपकी पेंटोस शुगर। अब कहोगे इसमें 5 कार्बन कहां है? देख लो 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है कि नहीं है? 5 कार्बन की नहीं है। अब यहां पर मैंने कार्बन नंबर 2 पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। क्या लिखा रखा है? क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। और ये स्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्थान, याद रखना। इस पूरी की पूरी पेंटोस शुगर में आपको 2 बिंदु सदैव दिमाग में रखने हैं। नंबर 1 ये, है ना, और नंबर 2 ये। वैसे आपको याद सब रखनी है, याद आपको ये भी रखना है, याद आपको ये भी रखना है, लेकिन इनको बड़ा ध्यान रखना है। और उन सभी में ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। चलो समझते हैं क्या कहानी है इसकी। एक एक पर चर्चा करते हैं। यदि यहां पर समझो, पहले समझो, कार्बन 1 पर क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और प्लेन हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है कि नहीं है? कार्बन 1 पर, है ना। कार्बन 2 पर क्या है? प्लेन हाइड्रोजन। यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इसको भी समझते हैं। कार्बन 3 पर प्लेन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना। कार्बन 3 पर प्लेन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कार्बन 4 पर प्लेन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कि नहीं है? अब यहां पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है यही, यानी कार्बन 2 निर्धारित करेगा कि ये डीएनए की शर्करा है या आरएनए की शर्करा है। यदि यहां पर आपको समझना बड़े ध्यान से, यदि यहां पर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है, क्या मिलता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बड़े ध्यान से समझना, यदि यहां पर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है तो ये आरएनए की होगी। किसकी होगी? आरएनए की शर्करा होगी, यानी राइबोज होगी। समझो यहां पे क्या होगी? राइबोज होगी, है ना। और यदि यहां पर आपको प्लेन हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये आपकी डीएनए की शर्करा होगी। किसकी शर्करा होगी? डीएनए की, यानी डीऑक्सीराइबोज होगी कि नहीं होगी? तो यहां पर बस आपको ये नंबर 2 वाला स्थान याद रखना है, ये वाला, है ना, ये याद रखना है। यदि यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो आरएनए है, यानी राइबोज शर्करा है। यदि यहां पर कार्बन 2 पर प्लेन हाइड्रोजन है तो डीऑक्सीराइबोज है, यानी
डीएनए की शर्करा है। इसकी बात समाप्त हो गई है ना। तो आप समझो यहां बड़े ध्यान से, यदि ये आरएनए की शर्करा है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब सूत्र क्या था, C5H10O5। चलो खोजते हैं क्या इसमें ऐसा क्रम है कि नहीं है। कार्बन 5 होने चाहिए, कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 10 होने चाहिए, क्या है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 2 9 और 1 10 है ना। क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 10 हो गए कि नहीं। तो आरएनए ने तो पूरा बता दिया कि हाँ भाई ठीक है, मैं इस सूत्र को पूरा फॉलो कर रहा हूं, है ना। ये चीज याद रखना, बार बार कह रहा हूं, कार्बन तो देखना। अब डीएनए से पूछा गया कि तुम इस सूत्र को कितना फॉलो कर रहे हो। डीएनए ने कहा ठीक है, बन गया डीएनए। कहा C6H10O5, C5H10O5। कहा तुम देखो कितना इसको फॉलो कर रहे हो। डीएनए ने कहा मैं कार्बन गिनाता हूं 5, 1 2 3 4 5। कार्बन तो इसने 5 गिना दिए, 1 2 3 4 और 5 का, ठीक है भाई। हाइड्रोजन गिनाओ, 1 2 3 4, बिल्कुल सही है, 5 6 7 2 9 और 1 10, ठीक है। ऑक्सीजन गिनाओ, आरएनए ने ऑक्सीजन गिना दिए थे, डीएनए कैसे कहता है, 1 ये हो गया, इधर है नहीं, 2 ये हो गया, इधर है नहीं, 3 ये हो गया और 4 ये हो गया, का 1 हमारे पास है ही नहीं। तो अब डीएनए को कैसे लिखते हैं हम, यहां पर ऑक्सीजन 4 हो जाती। तो आरएनए और डीएनए के में क्या रेशियो है, क्या सूत्र है, क्या व्यवस्था क्रम है, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, है ना। कहां पर एक ऑक्सीजन कम हुआ, कार्बन 2 पर। कहां पर एक ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन 2 पर। ये है इंपॉर्टेंट कि नहीं, कार्बन 2, है ना। अब समझो, जब भी पेंटोस शुगर देखोगे तो जो आरएनए की पेंटोस शुगर होगी यानी राइबोज शुगर होगी, डीएनए की जो पेंटोस शुगर होगी डीऑक्सी यानी एक ऑक्सीजन कम, डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी, एक ऑक्सीजन का नंबर कम होगा। अब उसने कहा ऐसा करो, हमको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखा दो, क्योंकि देखो जब भी कोई चीज का जुड़ना या कुछ भी होना, यानी नाइट्रोजन क्षार भी जुड़ेगा इससे, है ना, फास्फेट भी जुड़ेगा इससे, है ना। तो जिनको भी जुड़ना है और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ये सब बनेंगे, और इनके बनने के बाद जब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तब भी वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी। तो खोजते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने होते हैं, क्या होते हैं, समझो बड़े ध्यान से यहां पे, ठीक है। चलिए बताओ शर्करा किसकी है, ये आरएनए की है कि डीएनए की है। तुमने कहा सर ये आरएनए की है। क्यों आरएनए की है, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन है, राइबोज है। यदि ऑक्सीजन नहीं होता कार्बन 2 पर तो डीएनए की होती यानी डीऑक्सी होती, ठीक है। चलो अब समझो यहां पे मॉलिक्यूलर वेट डीऑक्सी राइबोज शुगर से राइबोज शुगर का ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, देखो सीधी बात है, राइबोज शुगर का फार्मूला क्या होगा, राइबोज शुगर का क्या होगा, C5, ठीक है, C5H10O5। और जबकि डीऑक्सी का क्या होगा, है ना, इधर यही लिख देता हूं, ठीक है। डीऑक्सी का क्या होगा, डीऑक्सी
शुगर का क्या होगा, इसका होगा C5H10O4, ठीक है। ऑक्सीजन एक कम होता है, ऑक्सीजन एक कम होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट स्वाभाविक है कि राइबोज शुगर का ज्यादा होगा ज्यादा कि नहीं होगा, जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर का कम होगा। वही तो लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट डीऑक्सीराइबोज शुगर से राइबोज शुगर का ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अब समझो, अब आप पता करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या पता करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलो अब देखो यहां पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यदि शर्करा डीएनए की है, यदि शर्करा किसकी है, डीएनए की, यानी डीऑक्सीराइबोज। चलो आरएनए पे पढ़ते, चलो ठीक है। यदि शर्करा डीएनए की है, किसकी शर्करा है, डीएनए की, तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने होंगे, एक तो कार्बन 1 पर होगा, है ना, कार्बन 2 पर होगा, नहीं होगा, देखो ना, फिर किस पर होगा, कार्बन 3 पर होगा, है ना, इसके बाद कार्बन 4 पर होगा, नहीं होगा, कार्बन 5 पर होगा। यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखो, कार्बन 1 पर है आपका, ये कार्बन 2 पर नहीं है, कार्बन 3 पर है, कार्बन 4 पर नहीं है, कार्बन 5 पर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही नहीं है ना। अब यदि यही शर्करा आरएनए की है, किसकी है, आरएनए की, चलो आरएनए के लिए राइबोज शर्करा, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या कौन कौन होंगे, कार्बन 1 पर होगा, ये बात थी आपकी डीएनए के लिए, ये बात है आपकी आरएनए के लिए। कार्बन 1 पर होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन 2 पर होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये सब चीजें याद कर लो, फिर आपको जब डीएनए और आरएनए में कोई डिफरेंस पूछेगा, आप कई सारे अंतर बता दोगे, है ना। अब इसके बाद कार्बन 3 पर और कार्बन 5 पर होगा कि नहीं होगा, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखो, कार्बन 1 पर ये रहा, कार्बन 2 पर ये रहा, कार्बन 3 पर ये रहा, और कार्बन 5 पर ये रहा, है ना। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते कि नहीं होते। अब समझो, अब पेंटोज शुगर, हम जानते हैं कि डीएनए और आरएनए का निर्माण, कई सारे न्यूक्लियोटाइड से होता है। समझो, फिर मैं नोट डाउन करता हूं यहां पर, डीएनए और आरएनए का निर्माण कई सारे न्यूक्लियोटाइड से होता है ना, होता है ऐसा नहीं होता। अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो बनता कैसे है, तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण 3 घटकों से होता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण 3 घटकों से होता है, पेंटोज शुगर से, नाइट्रोजनी क्षार से और फास्फेट से। अब पेंटोज शुगर भी हम लोग सीख गए, यदि डीएनए की है तो कार्बन 2 पर ओनली वन प्लेन हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। यदि आरएनए की है तो कार्बन 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, यानी ऑक्सीजन भी होगी। तो शुगर भी सीख गए, नाइट्रोजनी क्षार भी याद है, फास्फेट भी पता है। अब इनको कैसे रखना है, क्या करना है, अब हमको न्यूक्लियोटाइड बनाना। सुनो क्या होता है, देखो क्या होता है कि जब न्यूक्लियोटाइड बनता है तो आपको इन तीनों को मिलाना पड़ेगा, तीनों घटकों को एक व्यवस्थित क्रम में रखना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम शर्करा से नाइट्रोजनी क्षार जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, और नाइट्रोजन क्षार कौन कौन होते हैं, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, यूरेसिल होता है, होता कि नहीं होता, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये होते नाइट्रोजन क्षार की नहीं होते। अब नाइट्रोजनी क्षार से कहा गया कि कहां रखा जाए इसको, नाइट्रोजन क्षार को शुगर में कहां रखा जाए, क्योंकि हर चीज को जिसको जोड़ना है उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर जोड़ेंगे। यदि शर्करा से आप कुछ भी जोड़ रहे हो तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को खोजना पड़ेगा। तो कहा भाई अगर डीएनए है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 है, कार्बन 1 पर, कार्बन 3 पर, कार्बन 5 पर। यदि आरएनए है तो एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बढ़ जाता है, किस स्थान पर बढ़ जाता है, कार्बन 2 पर बढ़ जाता है।
कहा भाई अब कहां रख दे इसको, तो कहा गया एक चीज नोट डाउन करो दिमाग में, पेंटोस शुगर में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं इसका मायने हमको नहीं है। हमको यदि नाइट्रोजन क्षार जोड़ना है, यदि नाइट्रोजन क्षार जोड़ना है तो कार्बन एक का हाइड्रोक्सिल ग्रुप खर्च होगा, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक, कार्बन एक का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर नाइट्रोजन क्षार जुड़ेगा, स्थान पक्का कर दिया गया। पेंटोज शर्करा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन एक का जो है वहीं पर आपका नाइट्रोजन क्षार जुड़ेगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, आगे देखो। अब ये तो बात हो गई, ये स्थान निर्धारित हो गया किसके लिए, नाइट्रोजन क्षार के लिए, है ना। एक चीज याद और कर लो, ये आपको डीएनए और आरएनए दोनों मिलेगा, ये आपको डीएनए आरएनए दोनों मिलेगा, ये आपको डीएनए आरएनए दोनों मिलेगा, ये आपको डीएनए मिलेगा और ये आपको आरएनए मिलेगा, है ना, है ना, नोट डाउन कर दिया मैंने यहाँ पे। ये आपको थाइमिन डीएनए मिलता है और यूरेसिल आरएनए मिलता है। अब यहां पर इसका स्थान निर्धारित हो गया। अब फास्फेट बोला, हाँ एक बात और सुन लो, जब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन क्षार दोनों मिल जाते हैं, यानी पेंटोस शुगर के कार्बन एक पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर, पेंटोस शुगर के कार्बन एक के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर नाइट्रोजन जोड़ते ही जो संरचना बनती है उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड बना लिया, न्यूक्लियोसाइड की नहीं बना लिया, बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब बचा फास्फेट। फास्फेट ने कहा भैया हमको कहां रखोगे, हमको कहां रखोगे, फास्फेट बोला, कहा गया भाई ठीक है कार्बन एक की तो कहानी समाप्त हो गई। अब कहा भाई आरएनए में तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, कार्बन 2 पर, कार्बन 3 पर, कार्बन 5 पर, और डीएनए में अभी 2 हैं, कार्बन 3 पर, कार्बन 5 पर। फास्फेट कहां जुड़ेगा, फास्फेट ने कहा हमारा भी देखो एक स्थान निश्चित कर दो। कहा अच्छा कौन सा स्थान लोगे, फास्फेट ने कहा कि मुझे तो कार्बन 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए। ठीक है चलो कर देते हैं, तो कार्बन 5 का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर फास्फेट जुड़ गया। और जब फास्फेट जुड़ जाता है, अब फास्फेट किस में जुड़ रहा है, शुगर के, पेंटोस शुगर के कार्बन 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर फास्फेट जुड़ता है, जुड़ता कि नहीं। और संरचना जो बनती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। क्या होती है, टाइड होती है, यानी साइड में फास्फेट जोड़ दो। साइड का मतलब वो साइड नहीं जो समझ रहे हो, साइड का मतलब है न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड कब बना था, शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार मिलकर क्या बना था, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जोड़ते ही न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो फास्फेट कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा। चलो इसकी कहानी भी समाप्त हो गई कि नहीं हो गई। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल के आया, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप खर्च कर दिया किसने, फास्फेट ने खर्च कर दिया। इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसने खर्च कर दिया, नाइट्रोजन क्षार ने खर्च कर दिया। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि आरएनए है तो 2 बचे हुए हैं, कार्बन 2 पर और कार्बन 3 पर। यदि डीएनए है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 बचा हुआ है, वो भी कार्बन 3 पर। किस पर बचा हुआ है, कार्बन 3 पर। आप समझो, मैं पूरी बात नोट डाउन करता हूं फिर बताता हूं। चलो तो यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 घटक होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 घटक होते हैं। कौन कौन होते हैं, फास्फेट है ना, शर्करा है ना, और नाइट्रोजनी
क्षार। अब जब शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार मिल जाता है, बड़े ध्यान से सुनेगा, जब शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार मिल जाता है तब न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड है ना, क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। और जब इस न्यूक्लियोसाइड से, है ना, जब इस न्यूक्लियोसाइड से फास्फेट भी जुड़ जाए, ये तब जो संरचना बनेगी, तब जो संरचना बनेगी वो क्या होगी? ये है ना, न्यूक्लियोटाइड। क्या होगी? न्यूक्लियोटाइड होगी। ये चार्ट बना लो, बड़ा काम का चार्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो यहां पर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड है ना, जब शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार मिल जाए तब न्यूक्लियोसाइड बनता है, और जब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट को जोड़ दिया जाए तब न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, शेष में आपको ये संरचना कैसे बनती है, क्या होता है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, कैसे डीएनए बनता है, ये सब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके मित्रों के पास, इस भारतवर्ष के हर छात्र के पास शिक्षा का एक बेहतर आधार मिल सके, बेहतर शिक्षा की शुरुआत हो सके। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़िए। 100% मैं आपको NCERT ही पढ़ा रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद। शेष अगली क्लास में।